हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीको सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष। आज हम रिवाइज करेंगे इन्वॉइसेस। बस एक पेज का ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ढंग से सीख लिया तो पेपर में 2 से 4 नंबर का आता है। इसको छोड़ के मत जाइए, आपको आना चाहिए। सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ टैक्स इन्वॉइस क्या होता है। देखो, जब सप्लायर रिसिपिएंट को गुड बेचता है तो सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो वो इशू करेगा टैक्स इन्वॉइस अंडर रेगुलर स्कीम, नॉर्मल स्कीम जो आप कहते हैं। और रिसिपिएंट भी टैक्स इनवॉइस इशू करता है उस केस में जब रिसिपिएंट रजिस्टर्ड और आरसीएम के अंदर जीएसटी पे कर रहा हो गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर रिसीवर भी टैक्स इनवॉइस देगा। अच्छा, वो टैक्स इनवॉइस देगा किसको? खुद को देगा, खुद के पास रखेगा अपने रिकॉर्ड के लिए। उसको देना बट ज़रूरी होता है, रिकॉर्ड्स में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ऑडिट भी होती है, केसेस भी लगते हैं, स्क्रूटनी भी होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कंसोलिडेट टैक्स इनवॉइस क्या होता है? अच्छा, कंसोलिडेट टैक्स इनवॉइस कब देना पड़ जाता है? देखो, अगर आपके गुड्स 200 रुपये से कम के हैं, ठीक है, रिसिपिएंट आपका अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट को इन्वॉइस चाहिए ही नहीं, एंड है, ये तीनों केसेस अगर हैं आपके। 200 रुपये से कम का गुड क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। 200 रुपये से कम का गुड कोई महीने की बात या एग्रीगेट पूरे दिन की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये पेन है, मेरे को पेन बेचना है, मेरी दुकान पे लोग आते हैं, अब भैया वो तो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, अब पेन बेच रहा हूँ, अब ये 20 रुपये का पेन है, मान लो अलग अलग लोग जाते हैं, तो मैं सबको टैक्स इनवॉइस तो नहीं दूंगा। तो मैंने कहा तू अनरजिस्टर्ड है और 200 रुपये से कम का माल ले जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे दिन के लास्ट में अगर मान लो मेरे 200 पेन बिके तो मैं 200 पेन का एक कंसोलिडेट टैक्स इनवॉइस बना के अपने पास रख लूँगा रिकॉर्ड के लिए। यहाँ पर लिखना है आपको पेपर में कि डे के एंड में, ठीक है। तो ऐसा करना है। एक क्वेश्चन मैं इसका दिखा देता हूँ जो कि मेरे को अच्छा लगा, पेपर के लिए भी मतलब इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको। इसमें क्या हुआ, देखो, एक स्टेशनरी आइटम ही है, इत्तेफाक की बात है ये भी स्टेशनरी आइटम निकला। तो इसमें क्या हुआ, देखो, हमने राघव ट्रेडर्स है, उसको रजिस्टर्ड रिटेल डीलर है, उसको 190 रुपये की चीज़ बेची। क्या हम उसको कंसोलिडेट देंगे, टैक्स इनवॉइस देंगे? इस क्वेश्चन में पूछा ये है कि कंसोलिडेट टैक्स इनवॉइस किस केसेस में देंगे। तो पहले केस में तो नहीं देंगे कंसोलिडेटेड। हम यहाँ पर पूरा का पूरा वो बनाएंगे, टैक्स इनवॉइस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड बंदा है सामने, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में से ये वाला अनरजिस्टर्ड वाला नहीं फॉलो हो रहा है, रिसिपिएंट हमारा अनरजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड है। ऐसे सेकंड है, ध्रुव एंटरप्राइज है, अनरजिस्टर्ड है लेकिन 200 रुपये से ऊपर का है, तो यहाँ भी हम कंसोलिडेट टैक्स इनवॉइस नहीं देंगे। गौरव पेंटर है, अनरजिस्टर्ड है लेकिन 500 रुपये का आइटम है, तो 200 से ऊपर का है, तो यहाँ भी हम कंसोलिडेटेड नहीं बनाएंगे। ओबरॉय ऑर्फनेज है, एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी है और 200 से कम का है। ऐसे ही एक स्टूडेंट है, वो भी अनरजिस्टर्ड है और 200 से कम का है, तो ये दोनों 200 से कम के हैं। इसका मैं डे एंड में कंसोलिडेट टैक्स इनवॉइस बना दूंगा और अपने पास रख लूँगा। बाकी इन तीनों केसेस में हमारा नॉर्मल टैक्स इनवॉइस इशू हो जाएगा। तो ये यहाँ पर समझ आ गया। एक ये नोट है, खुद पढ़ लेना, लेकिन मैं ये बता देता हूँ, जब हम एंटिटी जो शो करती है इनवॉइस में, तो वैल्यू अलग शो करती है और टैक्स अलग शो करती है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है। देखो, बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करा जाता है? जब रजिस्टर्ड सप्लायर एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा हो तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, उधर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा, क्योंकि टैक्स तो है ही नहीं, सप्लाई तो एग्जेम्प्टेड है, तो उस पर कोई टैक्स तो लगा नहीं, तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, उससे टैक्स इनवॉइस नहीं बोलते। ऐसे ही रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स इन कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, हम सामने वाले से टैक्स तो नहीं ले रहे, हम गवर्नमेंट को एक जो जो भी परसेंटेज होता है वो हम मतलब सीजीएसटी और आईजीएसटी का, तो वो अगर हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट हम तो नॉर्मल कस्टमर से पैसे नहीं लेते ना टैक्स का। तो जहाँ पर आपका टैक्स नहीं है इन्वॉइस पे उसे बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई, और जहाँ पर आपका टैक्स आ जाता है उसे बोलते हैं टैक्स इन्वॉइस। सिंपल। अब एक नोट बता रहा हूँ, इन्वॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कब इशू होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या होता है, देखो, जब एक रजिस्टर्ड सप्लायर सोल्ड करता है एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल गुड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब देखो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, एग्जेम्प्टेड दे रहा है, एक मिनट, एग्जेम्प्टेड दे रहा है तो बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए, टैक्सेबल दे रहा है तो इन्वॉइस, टैक्सेबल इन्वॉइस होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि अब दोनों ही दे रहे हैं तो क्या करेंगे, तो एक इन्वॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बना लेंगे। एक ऐसा इन्वॉइस बनाएंगे जिसमें वो कुछ हद तक इन्वॉइस होगा और कुछ हद तक बिल ऑफ सप्लाई होगा, क्योंकि कुछ सर्विसेज पे कोई टैक्स नहीं लगा और कुछ सर्विसेज पे टैक्स लगा है, तो सिंपल है।
एक एक यहाँ पर देखो, व्हेन टू इशू इनवॉइस, इनवॉइस कब इशू करते हैं, तो गुड्स के केस में मूवेबल है तो रिमूवल के वक्त करते हैं, इमूवेबल है तो जब वो अवेलेबल हो जाता है तब इनवॉइस इशू करते हैं। सर्विस के केस में विदिन 30 या 45 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, बैंक के केस में 45 डेज होता है, नॉर्मल केस में 30 डेज होता है। ये टाइम ऑफ सप्लाई में काम आते हैं सच बताऊँ तो। कॉन्टिन्यूस के केस में क्या होगा मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा, वैसे तो स्टेटमेंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होता है, और सर्विस के केस में एक माया जाल होता है, जो कि मैंने टाइम ऑफ सप्लाई में पूरा समझाया है। और ये टॉपिक, ये पूरा का पूरा टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ नहीं आता इसका क्वेश्चन इनवॉइसेस के अंदर, तो घबराए ना। एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इनवॉइस इशू ऑन और बिफोर एक्सेप्टेंस डेट और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। हुआ क्या, जब हम अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं गुड्स, तो हम इनवॉइस कब इशू करें, या तो जब एक्सेप्ट हो गया, जिस डेट को वो एक्सेप्ट हो गया उस दिन इनवॉइस इशू कर दो, या उससे पहले इनवॉइस इशू कर दो, या फिर 6 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि ऐसा तो नहीं है मैंने किसी को गुड्स अप्रूवल के लिए भेजा, भाई सब पड़े हुए हैं 10 साल तक उसके पास गुड्स, मैंने बोला अभी तो अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है, आ जाएंगे कभी ना कभी, ऐसे थोड़ा ना होता है। 6 महीने के अंदर मंगवाओ वरना उसको सेल मान लिया जाएगा। इसका एक क्वेश्चन दिखाई देता हूँ, मैं पहले सोच रहा था ना दिखाऊँ बट बेटर है दिखा दूँ। ये देखो इधर क्या हुआ है, एक छोटा सा करते हैं हम मैंने क्या किया, एग्जीबिशन में गुड्स को 100 यूनिट्स इंडिया के बाहर भेजी, मतलब इंडिया से मैंने यूएस में एग्जीबिशन के लिए यूएस में 100 यूनिट्स भेजी, और फिर वापस मंगवा ली फरवरी में। भेजी कब थी, जनवरी में भेजी थी, फरवरी में मंगवा ली। तो भैया अभी तो देखो, पहली बात हमने वहाँ कोई सेल तो करी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि अभी कुछ नहीं हुआ है और वापस आ गई ये चीज़, तो ये कोई एक्सपोर्ट नहीं है, ये कोई सप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगस्त में, मतलब 6 महीने के बाद अगर वो चीज़ आई है, तो हम ये मानेंगे भैया वो सेल हो गई वहाँ पर, तो हमें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। मतलब अगर जनवरी में गया है तो हम मान के चलेंगे कि जून में उसकी सप्लाई हो चुकी है, और उसको इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा जून के अंदर। तो बस ये था। ऐसी सेकंड केस है, वो कुछ नहीं है कि वो ये बोल रहा है कि 100 में से 65 बिक गए, 35 नहीं बिके, तो भैया जब 65 बिक गए उसका इनवॉइस काट दो, और 35 जो वापस आ गए उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको सेल मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो वापस आ गए। ठीक है, इसके लिए आई थिंक ये हो जाएगा। एक ये सर्कुलर है जो आपको लिखना पड़ेगा कि अगर कोई सेंडिंग या टेकिंग द गुड आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन होता है तो उसको सप्लाई नहीं बोलते हैं। बस ये था पॉइंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। बाकी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है, तो पॉज करके या तो पढ़ लेना, वैसे मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। इसके बाद एक QR कोड का इस बार अमेंडमेंट आया था, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। पेपर में आज तक आएगा कैसे, अभी तो अमेंडमेंट आया है, बट RTP में भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ पढ़ा दूँ, क्योंकि आ गया। तो देखो, अगर B2B या B2C, ये देखो QR कोड कब मैंडेटरी है अपने इन्वॉइस में लगाना। QR कोड आपने देखा है ना, पेमेंट के लिए होता है, लगा होता है, अगर हम अपने इन्वॉइस में लगा के भेजें और सामने वाला बंदा बस स्कैन करे और पेमेंट हो जाती है। अच्छा सॉरी RTP में है इस बार की, लेकिन कुछ और है वो क्वेश्चन, तो वो भी करके जाना, ठीक है। मैं वैसे बता देता हूँ, वैसे है ये क्वेश्चन टर्नओवर से रिलेटेड, मैं भूल गया था। हाँ है, ठीक है। तो B2B के केस में क्या होगा, अगर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एनी प्रीवियस ईयर बोल रहा है, मतलब 17-18 के बाद से किसी भी साल में अगर टर्नओवर आपके 20 करोड़ से ऊपर है B2B के केस में, तो आपको QR कोड लगाना ही लगाना पड़ेगा। अगर आपके टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है B2C के केस में, अगर आप ऐसे ही मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहे हो और आपकी टर्नओवर अगर 500 करोड़ से ऊपर है किसी भी साल में 17-18 के बाद, या मतलब 17-18 से, तो आपको QR कोड मैंडेटरी हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो सबको ही मैंडेटरी हो चुका है, क्योंकि 20 करोड़ की टर्नओवर होती ही होती है मीडियोकर बिजनेस तक की, तो स्मॉल की नहीं होती है, ठीक है, वैसे होती है B2B के केस में। B2C में मतलब छोटे मोटे तुम बेच रहे हो, ठीक है, मतलब बाजार की चीज़ें आ जाती है। तो इसी के साथ इन्वॉइसेस खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।